स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक के बारे में आज आप अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि वैश्वीकरण से जुड़े हुए सारी बातों का आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप आज क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके बाद आप जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है, साथ ही साथ वैश्वीकरण की परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि वैश्वीकरण करने का क्या लाभ है, इसका क्या उद्देश्य है। तो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण हम लोग कहेंगे किसको। जैसा कि यहाँ पे इसको देख रहे हैं, इसमें वैश्वीकरण जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको जब आप शब्द को तोड़ेंगे तो आपको ये दो शब्दों से मिलकर बना नजर आएगा। एक है आपका विश्व और दूसरा है आपका एकीकरण। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण आपको दो शब्दों से बनेंगे, विश्व और एकीकरण। विश्व का मतलब होता है हमारा पूरा संसार और एकीकरण का मतलब होता है एक कर देना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी संपूर्ण विश्व में किसी भी आधार पर सारे विश्व को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये प्रक्रिया आपका वैश्वीकरण कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। किसी भी आधार पर, जरूरी नहीं कि सारे के सारे चीज़ मिलनी चाहिए, किसी भी एक आधार पर भी अगर आप पूरे विश्व को जोड़ा जाने का काम किया जा रहा है, अगर वो संभव हो सकता है, तो फिर यह प्रक्रिया आपका वैश्वीकरण कहलाता है। नाम को आप यहाँ पे याद रखेंगे, इसको ये दोनों शब्द याद रखिए, आपको वैश्वीकरण का आधा अर्थ तो ऐसे ही पता चल जाएगा। वैश्वीकरण मतलब विश्व को, और एकीकरण मतलब विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है इसमें विश्व को एक किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पर देश आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट किया जा रहा है। किसी भी माध्यम से अगर सारे देश को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो यही प्रक्रिया आपका वैश्वीकरण कहलाएगा। वह कनेक्ट करने का जो आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार पे अगर एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करके पूरे देश को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, एक जाल बना देंगे, तो ये चीज़ें आपका वैश्वीकरण कहलाती है। तो वैश्वीकरण के बारे में और भी जानते हैं हम लोग कि जब विश्व के सभी देशों को किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तो उस देश उस खास क्षेत्र के लिए एक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही है कि ये फिर उदारीकरण क्या होता है ना। ये तो आप समझ लें कि किसी भी आधार पे एक देश दूसरे देश से जुड़ जाते हैं तो यह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाएगी। लेकिन उदारीकरण कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उदारीकरण को थोड़ा समझिए कि प्रत्येक देश में कुछ नियम कानून होते हैं और नियम कानून थोड़ा सा सख्त भी होते हैं। मान लीजिए किसी देश का नियम कानून है कि कोई दूसरा देश वाला व्यक्ति उस देश में आकर के व्यवसाय या फिर शिक्षा या फिर चिकित्सा या फिर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं कर सकता है, इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये एक नियम बना हुआ है। अगर सब देश चाहे कि हम थोड़ा सा अपने व्यवस्था में लूज करें, उदारता को दिखाएं, मतलब क्या है कि अपने व्यवस्था को एक नियम कानून के कायदे के अंतर्गत रखकर भी ये अलाउड कर दे कि हाँ, आप हमारे देश में आ सकते हैं, आप अपना व्यवसाय को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, चिकित्सा से जुड़े बातों को सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका उदारीकरण कहलाती है, जब एक देश दूसरे देश को ये चीज़ करने को अलाउड करती है। ठीक है, तो जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में ही या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में ही उदारीकरण की नीति अपनाएगा तो सभी देश एक खास क्षेत्र से जुड़ जाएंगे, जैसे व्यवसाय से जुड़ जाएंगे वहाँ पे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो सारे देश एक हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया आपका वैश्वीकरण कहलाता है। लेकिन वैश्वीकरण से मतलब ये जो प्रक्रिया किया जाता है वैश्वीकरण, इसको कई आधार पे किया जा सकता है। एक देश को दूसरे देशों से कई आधार पे जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, शिक्षा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे जोड़ा जा सकता है, चिकित्सा के आधार पर भी जोड़ा जा सकता है, कृषि के आधार पर भी जोड़ा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर भी जोड़ा जा सकता है, या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको जोड़ा जा सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पर मेन क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा किया, लेकिन आप सिर्फ इतना ही ना समझेंगे कि इतना ही क्षेत्रों से एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं, आप बहुतों प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जिससे एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप इतने सारे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इन चीज़ों से एक देश दूसरे देश से आसानी से जुड़ सकते हैं और वैश्वीकरण आसानी से संभव हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर वैश्वीकरण के वो आधार देखा जिससे एक देश दूसरे देश से जुड़ते हैं। जब वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी देश
दूसरे देश में क्या कर सकते हैं पता है, जब वैश्वीकरण हो गया मतलब एक देश दूसरे देश को ये अलाउड कर दिया, अपने नीति में थोड़ा सा चेंज किया, कहा कि हाँ आप हमारे देश से जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं वहाँ जाके आप व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ जाके शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, जैसे दवाइयाँ बनाएंगे, फिर वहाँ पर दवाई का व्यवसाय भी कर सकते हैं यानी बिक्री वगैरह भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी वहाँ पर कोई उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं खुद का बिजनेस को, या फिर अनेकों क्षेत्र में अनेकों कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे जाकर के आप एक देश में दूसरे देश के लोग आकर के डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले तक हमारे भारत में चाइनीज़ सामान बहुत ज़्यादा बिकते थे, तो आपने देख रहे होंगे कि चाइनीज़ जो सामान थी वो हर खासकर इलेक्ट्रॉनिक में हर चीज़ का एक चाइनीज़ सामान आता था और बहुत सस्ते भी था, तो वो उस पर लिखा रहता था कि मेड इन चाइना। ठीक है, मतलब क्या था कि वो हमारे देश से वो इस तरह का वैश्वीकरण फैला रहा था, मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा था, भाग ले रहा था कि अपने प्रोडक्ट को हमारे इंडिया में भी आकर के बेच रहा था। इसी तरह से हमारे देश भी किसी दूसरे देश में बेचता है, तो ये चीज़ें किसके आधार पर हो गया वैश्वीकरण, तो व्यवसाय के आधार पर ये वैश्वीकरण कहलाएगा। इसी तरह से शिक्षा के आधार पर भी हो सकते हैं, बहुत ऐसे प्रकार हैं जैसे ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। तो वैश्वीकरण होने से ये सारी चीज़ें हो सकती है कि एक व्यक्ति, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के अपना रोजगार को कर सकता है, कोई चीज़ सीखना है तो वहाँ पर जाके सीख सकता है। अब वैश्वीकरण की परिभाषा की बात करेंगे तो सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि विश्व के सारे देशों को किसी भी क्षेत्र के आधार पर एक कर देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये आपका सबसे आसान और सबसे अपना बनाया हुआ परिभाषा है, बहुत ही उत्कृष्ट परिभाषा भी है। वैसे अगर आप किसी व्यक्ति का परिभाषा लेने चाहेंगे तो इनमें से मैंने यहाँ पर लेचनर का परिभाषा लिया है। वो कहते हैं कि वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब इनका कहना था कि वैश्विक संबंध का विस्तार करना, जो एक देश दूसरे देश के बीच जो संबंध है उसका और बढ़ावा देना, ठीक है, और अपना जो सामाजिक जीवन है इसको विश्व स्तर पर संगठित करना और विश्व चेतना का मनुष्य के अंदर खुद मनुष्य के अंदर में विकास करवाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये इनका कहना था, लेकिन आप यहाँ पर स्पष्ट समझ गए होंगे कि विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वैश्वीकरण करने का आखिर लाभ क्या है, एक देश को दूसरे देश से अगर जोड़ा जाए फिर लाभ क्या हो सकते हैं, क्यों एक देश को दूसरे देश से जोड़ने की बात करी जा रही है। तो देखिए इससे बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि कोई विकासशील देश है और कोई विकसित देश है। विकासशील कहने का मतलब कि वो अभी विकास के राह पे है और कोई विकसित देश है। ऐसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है, जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जो 10वीं पास कर लिया है, कोई ऐसा बच्चा है जो 10वीं में भी पढ़ रहा है, उसको एग्जाम में पास होना है, तो क्या है कि इसको हम कहेंगे कि ये विकसित हो गया, ठीक है, और ये विकासशील है। मतलब एक देश हमारा विकसित है और एक विकासशील है। तो विकासशील देश को विकसित बनने का अवसर मिलता है वैश्वीकरण के द्वारा, क्योंकि वो अगले को देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है, कैसे उसका पोर्टफोलियो वगैरह है काम करने का, वो सारा चीज़ देख करके खुद वो विकसित होने के राह पे चल पड़ेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तकनीकी का आदान प्रदान होगा, एक देश दूसरे देश को अपने तकनीकी के बारे में बताएगा और दूसरा देश उसके तकनीकी के बारे में जानेगा। तो इससे क्या है कि नवीन नवीन तकनीकियों का सीखने का अवसर मिलेंगे एक देश को दूसरे देश से, और साथ ही साथ एक देश दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति को भी जानने का अवसर मिलता है वैश्वीकरण के द्वारा। क्योंकि विश्व से हम जुड़ गए हैं, अपने देश की संस्कृति हम उसको बताएंगे, अपनी भाषा उसको बताएंगे, अपने पहनावा उसको बताएंगे, अपने भोजन हम उसको बताएंगे, और उसके पहनावा, भोजन, संस्कृति, सभ्यता सारी चीज़ हम उसके बारे में खुद जानेंगे। तो एक देश को दूसरे देश के बारे में जानने का यहाँ पे मदद मिलता है। वैश्वीकरण का ये बहुत बड़ा लाभ है। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शिक्षा जो हमारे देश में है वही उत्कृष्ट है, हम दूसरे देश से भी सीख सकते हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, कैसे पढ़ानी है। और चिकित्सा की बात करेंगे तो कुछ दिन पहले हम लोगों का जो पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से ग्रसित था, तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि सुन रहे थे बार बार न्यूज़ में कि फलाने देश ने कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है, तो फलाने देश ने इस पर इस्तेमाल किया, उसका इतना प्रतिशत सही रहा। मतलब क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक देश अगर काम कर रहा है तो वो दूसरे देश को भी बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ इस बीमारी का खोज हो गया है, आप भी डेवलप हो सकते हैं और इससे अपना यहाँ पर इसका दवा बना करके अपने देश के लोगों को भी जान बचा सकते हैं। तो ये शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ जाती है अगर वैश्वीकरण किया जाए तो, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। और भी हम बात करेंगे कि व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है कि हम अपना प्रोडक्ट को अपने देश में तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ ही साथ दूसरे देश में जा करके बेचेंगे। हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट, जो भी मेरा प्रोडक्ट है इंडिया में 10 रुपये बिकता है एक पीस का, तो हो सकता है कि वो दूसरे देश में जाकर के उसका वैल्यू 15 रुपये है, तो फिर वहाँ से हम 5 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जिससे हमारा देश और भी अच्छे से विकसित हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण के लाभ हैं। जैसा कि
इसके लाभ के बारे में एक दो पॉइंट और हम बात करेंगे। तो इससे रोज़गार के अवसर मिलेंगे, चूँकि व्यवसाय की संख्या बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बनेंगे, उद्योग ज़्यादा लगेंगे, तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें लोगों का रोज़गार मिलने का अवसर के चांस भी ज़्यादा मिलेंगे। एक देश को दूसरे देश से अनेकों क्षेत्र में नया नया सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, चूँकि हम जो चीज़ हम नहीं जानते हम दूसरे देश से सीखेंगे, दूसरा देश हमसे सीखेगा, तो एक देश दूसरे देश से यहाँ पे जान पहचान करेगा, नए नए चीज़ को सीखेगा। और इससे क्या होगा कि हम लोग के अपने में एक तरह से लगेंगे कि भाई भाई हैं, मतलब एक विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होगी, एक विश्व भाईचारा की भावना विकसित होगी। अगर वैश्वीकरण ये संपन्न हो जाता है अच्छे ढंग से, अगर ये हो जाती है, तो ये सारे के सारे वैश्वीकरण के लाभ हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो टॉपिक था वैश्वीकरण आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, इसका मतलब क्या है और इसके कौन कौन से लाभ थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी तरह की समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस भी करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब कभी भी इसी तरह के और भी रोचक महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।